नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अध्याय 4 सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसी सोशल जस्टिस में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम रोल्स का सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा। रोल्स का न्याय सिद्धांत, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं? जॉन रॉल्स की चर्चा करने वाले हैं। एक नए विचारक, एक नए सिद्धांतकार की चर्चा आज हम लोग एक नए सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रोल्स का न्याय सिद्धांत, ये वाला जो न्याय सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया है। देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने जो जिक्र करा है वो न्याय का जिक्र करा है। फिर हम लोगों ने देखा कि न्याय के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि सभी एक समान लोगों के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। फिर समानुपातिक न्याय की बात करी गई, विशेष लोगों के प्रति विशेष ख्याल या ध्यान की बात करी गई। इस प्रकार की बातें करी गई है। परंतु अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं कि तीनों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस होना जरूरी है। एक समान लोगों में एक जैसा व्यवहार भी होना चाहिए, समानुपातिक न्याय भी होना चाहिए और उसके साथ साथ विशेष लोगों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। जो पहले दो है उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। हर व्यक्ति, हर समाज, हर समुदाय ये मानता है कि भैया सभी एक समान लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और उसके साथ साथ समानुपातिक न्याय होना चाहिए। मतलब अगर आप ज्यादा प्रयास कर रहे हो तो आपको ज्यादा मिले और कम प्रयास करो तो कम मिले। परंतु जब तीसरे की बात आती है, जब वंचितों को कुछ विशेष सुविधाएं सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा दी जाती है, तो उस पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। उसको एक असमानता का या अन्याय का रूप देने की कोशिश करी जाती है कि साहब ये तो असमानता है, ये अन्याय है। तो अब कहां तक उचित है कि वंचितों को सरकारों या राज्यों के द्वारा सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए? वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कि हमने आरक्षण की चर्चा करी, हम लोगों ने विकलांगों की विशेष सुविधाओं की बात करी, हम अलग अलग चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, रोल्स का सिद्धांत जानेंगे न्याय के लिए कि क्यों विशेष लोगों को विशेष प्रावधान की आवश्यकता होती है या नहीं होती। ये जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस में आज जरूर हम लोग कवर करेंगे। जॉन रॉल्स एक बड़े सिद्धांतकार रहे, बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप इनको कह सकते हैं। और जॉन रॉल्स की कहानी इनकी जानते हैं, इनका क्या है न्याय का सिद्धांत। यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया कर सके। देखो, अगर हम यदि लोगों को कहा जाए, अगर जैसे मान लीजिए मैं आज आपको कहूं कि भैया आप एक ऐसा किस प्रकार का समाज चुनना पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज आपको एक नॉर्मल, एक बार इस वाले टॉपिक को उठाकर के साइड पर हटाओ। मैं आपको सीधा से एक बात कहूं कि भैया आपको कैसा टीचर चाहिए? आप बोलोगे जिसका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आता हो, जो प्यार प्रेम से बात करता हो, जो हमें डांटता ना हो, हमसे बड़े ही विनम्रता पूर्वक बात करे, हमसे मस्ती मजाक भी करो, प्यार प्रेम से हमें पढ़ाए। तो आपसे जब पूछा गया कि कैसा टीचर आपको चाहिए, तो आपने अपने लिए जो बेहतर बातें थी वो सारी बता दी। इसी प्रकार से अगर किसी भी लोगों से पूछा जाए कि या आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, कि भाई आपको रहना तो सोसाइटी के साथ है, आप अलग तो रह नहीं सकते। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप कितना भी कहो, कुछ भी कहो कि नहीं सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, अकेले आए थे अकेले चले जाएंगे, वो बात ठीक है कि भाई आप अकेले आए थे और अकेले चले जाओगे, पर समाज का एक बड़ा योगदान होता है। और समाज यहाँ पे कोई जाति धर्म वाला समाज की बात नहीं हो रही, समाज मतलब मानव समुदाय की बात हो रही है। तो समाज की हम सबको आवश्यकता होती है। और कहा जाता है वॉर्म टू टॉम, मतलब गर्भ, माँ के गर्भ से लेकर करके जब तक हम लोग मर जाते हैं, जब हमारे जलाया दफनाया जाता है, तब तक हमारा समाज बड़ा ध्यान रखता है। जब हम माँ के गर्भ में 9 माह तक रहते हैं तो हमारा पूरा जो परिवार है वो ध्यान रखता है। परिवार भी सोसाइटी का भाग है, समाज का भाग है। इसके अलावा पहले के समय में जो दाई माँ हुआ करती थी वो हर महीने आकर के माँ को संभाला करती थी कि हाँ भाई बच्चा ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब डॉक्टर्स को जाकर के दिखाया जाता है, नर्स चेक करती है, इंजेक्शन देती है, दवाइयाँ देती हैं, डॉक्टर चेक करता है, दवाइयाँ देता है। ये सोसाइटी का ही तो पार्ट है, मानव समुदाय की बात कर रहे हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। फिर जब डिलीवरी होती है तो वो हमारा ध्यान रखते हैं। डिलीवरी के बाद जब हम फिर इतने बड़े होते हैं, उस पूरे दौर में हमारे अंकल आंटी बुआ चाचा चाची भैया दीदी सब हमारा कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें टीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, वहां में दोस्ती होती है, तो हम पूरे समुदाय के साथ रहते हैं।
इसलिए हमारे पास ये कहीं ना कहीं एक रहता है कि हम चाहते हैं कि एक अच्छे समाज में हमारा जीवन यापन हो, हम एक अच्छा समाज चुनना चाहेंगे। तो समाज का एक बड़ा रोल, एक बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर होता है। सोसाइटी का रोल, बड़ा रोल एक व्यक्ति के जीवन में होता है, क्योंकि हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक समाज हमारे साथ योगदान में खड़ा रहता है। अच्छा बुरा जैसा भी ऊपर वो हमें सिखाता रहता है, समय समय पर हमारा साथ देता रहता है। तो इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि कैसे समाज में रहना आप पसंद करेंगे, तो सीधा सबका लोगों का ऐसा जवाब होगा, समाज चुनेंगे जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया कराए। तो हमेशा हम ऐसे समाज में रहना पसंद करेंगे जिस समाज के नियम और संगठन जो है हमें विशेष सुविधा संपन्न, मतलब हमारे पास सारी सुविधाएं हो, ऐसा विशेष स्थान हम लोगों को मिलना चाहिए। मतलब समाज में, सोसाइटी में हम एक ऐसे स्थान चाहते हैं जहां पर हमारे पास सारी सुविधाएं हो, हमारे पास किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, हर प्रकार का सुख हमारे पास हो, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ वाली जो कैटेगरी है ऐसे में बैठे रहे, ऐसे समाज के तबके में हम चाहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आज अमीर और गरीब, अब अगर आपसे ऊपर भगवान पूछता, हाँ भाई बता कौन से वाले ग्रुप में जाएगा, आप बोलोगे अमीर वाले ग्रुप में जाऊंगा, ठीक है ना, अमीर वाले ग्रुप में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे सुविधा संपन्न है आज आपके पास। तो आप कौन सा समाज चुनना चाहते हो? अमीरों वाला जो समाज है, अमीरों वाला जो समुदाय है, उस वाले समुदाय को चुनना चाहते हो। तो समाज में हम कैसा समाज चाहते हैं? जहां पर हमारे पास सारी सुविधाएं हो, सुविधा संपन्न होनी चाहिए, सारे विशेषाधिकार हमारे पास होने चाहिए। मतलब हम वंचितों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जन्म वंचितों में हो या वंचितों की तरह मैं जीवन जीऊं, मेरे पास हर सुख सुविधा होनी चाहिए। ऐसे समाज को हम चुनना चाहेंगे। हर व्यक्ति का ही ये मत होता है। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली जिंदगी और मौकों को प्रभावित करने जा रहा है। देखो, अब हम सबसे ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। देखो भाई, सीधा सा एक सीधी बात यह है कि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है। और जो एक डायलॉग दे रखा कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कहीं ना कहीं 90% ये सत्य है। 90% लोगों के लिए ये सत्य बात है, क्योंकि 90% जनता यही सोचते कि मेरा काम बनना चाहिए, समाज का, जनता का कुछ भी अपन को नहीं मिलता। और ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर आज मैंने कोई ऐसा काम करा जिससे मुझे तो फायदा हो रहा, समाज का पता नहीं, पर मुझे फायदा हो रहा, तो आने वाली जो मेरी पीढ़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे औलाद है, उनको बहुत फायदा होगा, उनको फायदा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वो काम करने की सोचते हैं जो हमें हित दे, हमें फायदा दे, उन्हीं कामों पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। समाज के लिए जो जीने वाले जो लोग होते हैं, समाज की भलाई के बारे में जो सोचने वाले लोग होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। और सुकरात क्या कहते हैं? सुकरात यही कहते हैं कि अपने दोस्तों की भलाई करना, खुद की भलाई करना, परिवार के रिश्तेदार की भलाई करना, यही न्याय नहीं है। न्याय क्या है? पूरे समाज की भलाई के लिए सोचना न्याय है। दैट इज द जस्टिस। किसने कहा है? सुकरात ने कहा है, सोक्रेट ने कहा है। पर समाज की भलाई के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, हर व्यक्ति। और मैं आपको आज एक बात यह भी बता देता हूं बच्चों, जीवन में इतने मजबूत बनिए, इतने आप अच्छे व्यक्ति बनिए कि आपको किसी की आवश्यकता ना पड़े। देखो, ये बात सत्य वचन है कि आप लोग अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो अपने कारण के कारण जुड़ा हुआ है, वो अपने कारण के कारण जुड़ा हुआ है। आज मैं फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने बहुत सा ऐसा देखा है, मैं लास्ट 6 साल से टीचिंग में हूँ, बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं, जब वो साथ में रहते हैं, अरे नहीं सर बहुत अच्छा, ये वो ऐसा ऐसा, पर जब उसके बाद वो निकल जाते हैं आगे, उनको नए टीचर्स मिलते हैं, नए जीवन मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो एक स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे अगर आज आप मुझसे जुड़े हो, तो क्यों जुड़े हो? क्योंकि नहीं साहब हमें पढ़ना है। तो हर व्यक्ति अगर किसी के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपना हित देखता है, अपना फायदा, अपना बेनिफिट देखता है। तो हम सब जो है ना, हम अपने बेनिफिट को पहले नजर रखते हैं। हम समाज की नहीं सोचते, हम सोसाइटी की नहीं सोचते, हम किसकी सोचते हैं? हमारी सोचते हैं। हम क्या कहते हैं? भगवान मुझे ये चीज दे दो, बाकियों का मुझे नहीं पता। हम किसकी सोच रहे हैं? हमारी सोच रहे हैं। सरकार हमारी मांग पूरी करे, चाहे सामने वाले मरे तो मरे, हमें उससे मतलब नहीं, पर हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। मेरी मांग, मेरी डिमांड पूरी होनी चाहिए। आपने देखा होगा अलग अलग समुदाय, अलग अलग जो लोग हैं वो आंदोलन करते हैं और करते हैं। अब उसमें से क्या होता है, जो बड़े बड़े नेता होते हैं उस आंदोलनों के, उनको क्या है भैया, बुला करके हाँ भैया आप ऐसा कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, अब उनको फायदा हो जाता है। बाकी जनता दुखी होती है तो होती रहने दो। तो समाज के लिए जो सोचने वाले होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। और समाज के लिए जो सोचता है ना बच्चों, पर एक बात कह दूं कि समाज की भलाई के लिए जो सोचता है, जो काम करता है, उसकी सदैव सदैव जय जयकार ही होती है।
हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है, जय जयकार हो जाती है। जैसे कि समाज सुधारक, चाहे वो भारत के हों, चाहे दक्षिण अफ्रीका के हों, चाहे अमेरिका के हों, विश्व के किसी भी कोने के हों, उन्होंने अपना जीवन किसके लिए निछावर करा, समाज के लिए निछावर करा, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए पूरा दान कर दिया। इसलिए समाज आज उनकी क्या करता है, जय जयकार करता है। तो समाज की भलाई के लिए सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं, पर जो सोचते हैं फिर उनका सदैव जय जयकार होती है। पर जनरली लोग क्या है, अपने निजी हितों के लिए, खुद के हितों के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो वो फैसला लेंगे उनके बच्चों को प्रभावित करेगा, उनकी जिंदगी को बदलने वाला होगा। वस्तुतः हम माता पिता से ये आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचें और सहयोग दें, लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। वस्तुतः हम माता पिता से क्या आशा करते हैं, हम सभी अपने माता पिता से क्या उम्मीद करते हैं कि वह अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचे और सहयोग दे। मतलब हर जो बच्चा है वो अपने माँ बाप से क्या उम्मीद करता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ जो बेहतर से बेहतर चीज हो ना वो छोड़ करके जाए, सब कुछ अच्छा। मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत धन दौलत छोड़ करके जाए, मेरे माता पिता मेरे लिए खूब ऐशो आराम वाली जो वस्तुएं हैं वो छोड़ करके जाए, सब कुछ ऐशो आराम वाला होना चाहिए। और जो चाहते हैं बच्चे, जैसे सुख चाहते हैं माता पिता वैसा सोचे और वैसा उनके लिए सहयोग दे, परंतु ये न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। पर ये जो न्याय का सिद्धांत है इसकी बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए न्याय क्या है बेटा, न्याय है सबके लिए एक जैसा हो, सब जो जिनको जो चीज नहीं मिल पा रही है उन तक वो चीज पहुंचे, वो भी कहीं ना कहीं न्याय। पर अब जब मुझे सब कुछ मेरी विरासत में मिला है, मतलब मेरे पिताजी ने ही सब कुछ मुझे छोड़ करके दे करके जाते हैं, तो मैं कभी इस चीज को नहीं समझूंगा कि गरीबी क्या होती है, समस्या क्या होती है। तो इसलिए मैं फिर न्याय वाला जो समाज है वो तैयार नहीं कर पाऊंगा। जिन्होंने समस्या देखी है वही कहीं ना कहीं समस्याओं के लिए लड़े। आप जितने भी समाज सुधारक दुनिया में हैं उठा करके देख लीजिएगा, उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ने अन्याय देखा है, खुद ने इनजस्टिस को फील करा है और फिर उन्होंने जस्टिस के लिए आवाज उठाई है, फिर उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। तो जब तक हम उस चीज को फील नहीं कर लेते तब तक हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ठीक है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जिसकी कोहनी पर चोट लगती है दर्द उसी को होता है। महिलाओं के साथ क्या समस्या है ये महिला बता सकती है, दलितों पिछड़ों के साथ क्या समस्या है ये दलित पिछड़े बता सकते हैं, गरीबों के साथ क्या समस्या है ये गरीब बता सकता है। ठीक है, तो इसलिए न्याय का सिद्धांत क्या है, सबको साथ लेकर के चलने का सिद्धांत है। परंतु जनरली हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां पे हमें सुविधा संपन्न, सब कुछ सुविधा वाला मिले। हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के, अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, और वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनका बेहतर जीवन हो, और बच्चे माता पिता से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें बेहतर से बेहतर दे करके जाए। तो हम ऐसे निर्णय पे कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष हो और न्याय संगत भी हो, मतलब ऐसा निर्णय पे कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष भी हो, मतलब किसी के पक्ष में ना हो, बिल्कुल सही बात हो, और न्याय संगत हो, मतलब सबके लिए न्याय वाला फैसला हो। तो ऐसे पे हम पहुंचे, तो पहुंचे कैसे? अब इसके लिए जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा भैया जॉन रोल्स को। जॉन रोल्स को किसको पढ़ना पड़ेगा? जॉन रोल्स को पढ़ना पड़ेगा। जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है, तो यह है भैया जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया कि हम कैसे निष्पक्ष और न्याय संगत जो न्याय का विचार है उस पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो आइए, वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो है, जो बात जॉन रोल्स बताते हैं, वो कहते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र जो रास्ता, एकमात्र जो तरीका है वो यही है कि हम लोग खुद उस परिस्थिति की कल्पना करें। हम लोग खुद उस परिस्थिति की कल्पना करें और उस कल्पना में जाकर करके फिर हम लोग फैसला तय करें। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम सोच रहे हैं कि ये उस वर्ग को सुविधा मिल रही है और वो वर्ग बता रहा है कि साहब हमारे साथ ये समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को मैं सोच करके, मैं कल्पना कर करके देखूं कि हाँ यार अगर ये समस्या सच में मुझ पर बीत रही होती तो क्या मैं इस चीज का बेनिफिट नहीं लेता क्या? और लेता तो फिर उनको क्यों मना कर रहा हूं, उनका मैं क्यों विरोध कर रहा हूं? तो अगर कोई परेशानी में है और हम उस पर फैसला लेने की सोच रहे हैं तो हम उस परिस्थिति में जाकर करके सोचें, क्योंकि जब तक हम दूसरे का दुख महसूस नहीं करेंगे तब तक हम उसके दुख की निवारण कैसे कर सकते हैं?
उसके दुख को दूर करने के लिए हाँ महसूस तो होना चाहिए कि हाँ भैया ये जो दुख है ये बहुत खतरनाक है, इसके दुख को खत्म करना जरूरी है, तो उस दुख को समझना जरूरी है। तो जॉन रॉल्स का सीधा सा सिद्धांत यही कहता है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हम ये निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जा सकता है, कैसे एक रखा जा सकता है। तो खुद कल्पना करें, खुद सोचें, खुद उन परिस्थितियों पे हम लोग पहुंचे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत से बच्चे बहुत सी बार ऐसा कहते हैं कि एक टीचर जब 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चे 5-5, 6-6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं? सही बात है ना? ऐसा मतलब बहुत गजब का तर्क चलता था हमारे समय में, और आज भी काफी बच्चों के दिमाग में ऐसा तर्क चलता है कि सर अगर एक टीचर 5-6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं तो फिर एक जो बच्चा है वो 5-6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? तो गलत बात है गुरुजी, बहुत गलत बात है, अन्याय है। पर अब बच्चों मेरी बात सुनो, देखो आप लोग मान लीजिए 10th के बच्चे हो, कोई सी भी क्लास के, एक बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है? कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा है? 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इन 5 सब्जेक्ट में आप कितनी कॉपियां बना रहे हो? 5 कॉपी बना रहे हो। अब आप ये मान करके चलो कि एक जो टीचर है वो कम से कम 5 क्लास को पढ़ा रहा होगा, कम से कम कह रहा हूं मैं, 5 क्लास को वो पढ़ा रहा होगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, पर वो 5 क्लास को पढ़ा रहा होगा। मैं कहता हूं कि हर क्लास में ज्यादा भी नहीं 25 बच्चे होंगे। आप यहां पे 5 कॉपी बना रहे हो, वो 125 कॉपी चेक कर रहा है, वो 125 कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है? उसके अलावा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब आपने एक व्यक्ति ने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं पर एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो 125 कॉपियां चेक कर रहा है। उसके अलावा उस एक सब्जेक्ट की न जाने अनगिनत किताबें पढ़ लेता है, अनगिनत जो किताबें होती हैं वो पढ़ लेता है, बहुत सारी किताबें पढ़ता है, पर आपको तो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही पढ़नी है। आपको तो कह रहा है ना सिर्फ 5 ही पढ़नी है। इसके अलावा टीचर की जिम्मेदारी को और समझिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आज आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप क्या देखोगे कि हाँ भाई जॉन रॉल्स का सिद्धांत मुझे समझ में आ गया। अब मुझे समझ में आ गया तो बात खत्म, ठीक है ना? अभी हाँ भाई मुझे आ गया, बस मुझे मेरी क्लास से बाकी आस पड़ोस वालों से क्या मतलब कि उनको समझ में आया नहीं आया 11th में। तो पर टीचर की क्या जिम्मेदारी होती है कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो कोशिश करता है कि हाँ भाई हाँ आप 5 को नहीं समझ में आया, बैठो वापस समझाता हूँ, पूरा वो वापस समझाता है, अभी भी आपको नहीं आ गया हो यहाँ, फिर उसको वापस समझाता है। वो खुद कितने एफर्ट्स, खुद कितने प्रयास लगाता है। तो देखिए सबका जीवन अपनी जगह कठिन है और सबका जीवन अपनी जगह बेहतर भी है, इसलिए कभी भी ऐसी तुलना मत करा करो कि भैया एक टीचर 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है तो एक बच्चा 5 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा ठीक है ना? तो ऐसी कल्पनाएं मत करा करो, टीचर का जीवन भी थोड़ा सा कठिन है, जबकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी। देखो अब हमने क्या बात कही कि निर्णय लेता है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। देखो अब ये बात बोली जा रही है जॉन रॉल्स के द्वारा कि हम खुद को ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में महसूस करें और फिर फैसला लें कि समाज को कैसे संगठित किया जा सकता है। परंतु हमें यह नहीं पता कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी, मतलब सुविधा संपन्न वाली जगह होगी या सुविधाहीन वाली जगह होगी। या तो भाई आज मैं कह रहा हूं नहीं साहब मैं ऐसा ऐसा ऐसा, अब मुझे पता नहीं कि मेरी क्या वहां पर जो परिस्थिति है, कंडीशन है वो क्या होगी। अर्थात हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे, हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। मतलब हम जॉन रॉल्स ये तो कह रहे हैं कि हम परिस्थिति के बारे में सोचें, परंतु हमें खुद को नहीं पता कि उस समाज की जो हमारा क्या स्थान होगा, हम वहां पर उच्च जाति के होंगे या निम्न जाति के होंगे, हम धनी होंगे, गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। ठीक है, तो हमें भी तो समाज में हमारी जो स्थिति है वो पता होनी चाहिए, उसी के बाद तो हम उसकी कल्पना कर करके आगे निर्णय ले सकते हैं। रोल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें ये नहीं मालूम हो इस मायने में कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। रोल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। देखिए अब रोल्स क्या कहता है कि अगर हमें यह नहीं मालूम है कि हम भविष्य में हम कौन होंगे, उस समाज में हमारी क्या परिस्थितियां होंगी, समाज के लिए कौन से विकल्प हमारे लिए खुले हुए होंगे और कौन से विकल्प नहीं खुले हुए होंगे, समाज के जो नियम और संगठन है जिसका हम समर्थन करते हैं उसमें हम ये चाहेंगे कि वो सबके लिए अच्छा हो, सभी सदस्यों के लिए अच्छा हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मुझे अगर ये बात नहीं पता है कि भैया क्या कंडीशंस होगी, जैसे मान लीजिए आज मैं यहाँ हूँ और
मैं सीधी सी बात ये कहता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उस परिस्थिति में मेरी क्या कंडीशन होगी क्या नहीं होगी। मैं आज ये कहूँ कि 5 साल बाद की मैं सोचूं, अब 5 साल बाद मुझे थोड़ी पता मेरी क्या परिस्थिति होगी, मैं सुविधा संपन्न होऊंगा, हीन होऊंगा, अमीर होऊंगा, गरीब होऊंगा, कहाँ रहूंगा कहाँ नहीं रहूंगा, नहीं पता ना। तो इसलिए मैं आज क्या सोच रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं पूरा रूप से अज्ञान हूं, मेरा दिमाग पूरी तरीके से खाली है। इस अज्ञानता के आवरण में, आवरण का मतलब क्या होता है, कवर, अज्ञानता का कवर मेरे सिर पर है और इस अज्ञानता के कवर में बस मुझे कुछ भी नहीं पता कि 5 साल बाद क्या कंडीशन होगी। जब मुझे मेरा भी नहीं पता तो फिर मैं क्या सोचता हूं, यार सबका भला हो ऐसा काम होना चाहिए। सीधी सी बात है ना। जब आपको देखो, आज जैसे अगर आपको पता है कि हाँ साहब मैं सुविधा संपन्न हूं, तो आप बोलोगे हाँ ये जो मेरा वाला जो है ना वो सबसे बढ़िया रहना चाहिए। अगर आप सुविधाहीन हो तो आप बोलोगे नहीं यार मेरी तो स्थिति सुधार होनी चाहिए। परंतु 5 साल 10 साल 20 साल के बाद की आपको नहीं पता, और जब नहीं पता तो फिर आप क्या कहोगे, सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि बुरा आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर आपको पता होता कि आपके साथ अच्छा होगा तो फिर आप यही कहते कि हाँ नहीं मेरे साथ जो हो रहा है वैसा ही होना चाहिए, और आपको पता चल जाए मेरे साथ बुरा होगा तो फिर आप क्या करोगे, नहीं सब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या कल्पना कर लेते हैं कि भाई सबके साथ अच्छा होना चाहिए। तो अज्ञानता के आवरण में हम लोग सोच रहे हैं, हम बिल्कुल अज्ञान होकर करके सोच रहे हैं, और जब हम अज्ञान होकर के सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सबके साथ अच्छा हो, भला होना ही चाहिए। ये न्याय समानता को दर्शाएगा। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालात में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। अब देखो, आपको पूर्ण रूप से अपने स्थान की, अपने हैसियत की पूर्ण अज्ञानता, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो जैसा हर इंसान करता है वो खुद के हित को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। और खुद का हित क्या कहता है कि जब आपको अपनी कंडीशन नहीं पता है, तो कंडीशन नहीं पता तो आप क्या कहोगे कि सबका ही भला होना चाहिए, क्योंकि उस सब में आप भी शामिल हो जाओगे, उन सब में आप भी शामिल हो ही जाओगे। क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। अब किसी को भी ये नहीं पता कि वो कौन होगा। अब आपको नहीं पता भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चीज आपके लिए लाभप्रद फायदेमंद होगी या नहीं होगी। इसलिए हम समाज की कल्पना ऐसी स्थिति में करते हैं जहां पर सबसे बुरी स्थिति हो, और जब हम सबसे बुरी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई सबके साथ भलाई होना चाहिए, सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी कंडीशन नहीं पता। जैसे ही हमें हमारी कंडीशन पता चल जाएगी तो हम क्या कहेंगे, नहीं सब जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा ही होना चाहिए, मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं मना कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु जब मुझे अज्ञानता है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या कंडीशन होगी क्या नहीं होगी, इसलिए फिर मैं ये कहता हूं कि सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए। ओके, खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे। अब सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति को हमेशा ये बात स्पष्ट रहेगी कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है, मतलब किसी विशेष जाति में, विशेष वर्ग में, विशेष स्थान पर जन्म लेने से उसको सारी सुविधाएं उसके पास है, तो उसको कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपने फ्रांस में देखा था कि जो पादरी वर्ग है और कुलीन वर्ग के लोग हैं वो टैक्स मुक्त हुआ करते थे, वो टैक्स नहीं दिया करते थे, कर मुक्त हुआ करते थे, तो वो विशेष सुविधा का उपभोग कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जा, वैसा कोई अवसर न मिले, तब क्या होगा। अब सोचो कि दुर्भाग्य से मतलब उनका भाग्य खराब हो, और जहां फ्रांस के आम वर्ग में अगर उनका जन्म हो जाए, मतलब वंचित तबके में उनका जन्म हो जाए, तब फिर क्या होगा। भाई देखो, बात सीधी सी यहाँ पे जॉन रोल्स का सिद्धांत जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि भैया हम अच्छी स्थिति में है जब तो हम अच्छे रहना चाहते हैं, पर ये बताओ कि जब अगर वंचित वाले तबके में हम आ जाए तब क्या होगा। जब वंचित वाले तबके में हम आ जाए तब क्या होगा। क्यों, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमें उन लोगों के स्थान पर होकर के सोचना चाहिए जो कि वंचितों वाला जीवन जी रहे हैं। सुविधा संपन्न वाला जीवन जी रहे हैं तो उनके लिए तो कोई चिंता का विषय है ही नहीं, पर अगर आप सुविधा संपन्न वाला जीवन जी रहे हो तो आप वंचितों के स्थान पर सोच करके देखिए कि उनका जीवन कितना मुश्किलों से भरा है। समानता होनी चाहिए। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वो ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करें। मतलब जो कमजोर तबके हैं उनके लिए बिल्कुल जो सही अवसर है, सही जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, वो उनको सुनिश्चित कराई जा सके। इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वे उच्च वर्ग के हो या न हो। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आवास का मतलब होता है मकान। मतलब मैं आपको सीधी सी बात कहता हूं,
5 चीजें जरूरी है। पहले तो रकम, रोटी, कपड़ा, मकान, तो 3 तो ये हो गई। उसके अलावा फिर शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 तो देखो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इन 5 में तो देखो किसी के भी साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न वर्ग के आधार पर, न स्थान के आधार पर, नहीं। इन 5 तो सबको उपलब्ध होनी चाहिए, ये 5 सबको उपलब्ध हो और फिर इन 5 से आगे व्यक्ति अपनी मेहनत करे और आगे बढ़ता जाए, पर 5 सबको उपलब्ध हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो। बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करना और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों को लिए यह भी उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। देखो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है कि आप अपनी पहचान को विस्मृत करते हैं, मतलब आप अपनी पहचान को भुला दें और बिल्कुल अज्ञान होकर करके आप सोचें, तो ये थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है। तो आप कहते हो नहीं सर मैं तो कंडीशन आज अच्छी है तो भविष्य में भी अच्छी रहेगी। आप अज्ञानता को स्वीकार करने से थोड़ा मना कर सकते हो। आप अपनी बुद्धि को विस्मृत का मतलब आप अपनी स्मृति, अपनी जो मेमोरी है उसको भुलाने के लिए तैयार हो, पर ये थोड़ा सा कठिन मामला होता है। परंतु ये भी ध्यान देना है कि अधिकांश लोगों के लिए ये भी उतना ही कठिन होता है कि वो आत्मत्यागी बने। आत्मत्यागी मतलब खुद त्याग करने वाले बने और जो अजनबी लोग हैं उनके साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। मतलब जो अपने पास है वो दूसरों के साथ भी हिस्सेदारी करे, उनको भी बांटे, ठीक है ना। मतलब जैसा कि अपन लोग करते हैं कि एक्स्ट्रा हो तो दान वान देकर करके अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं कि हाँ भाई उन लोगों तक भी कुछ पहुंचे। और जैसे कि संत कबीर कहा करते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। मतलब मुझे इतना ही मिले कि जिससे मेरा परिवार खाना खा ले, मैं खा लूं और कोई साधु मतलब कोई अतिथि, ठीक है, मेहमान कोई भी घर पे आए वो भूखा ना जाए, उसके अलावा बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और आए तो मैं दान भी कर देता हूँ। तो ना सौभाग्य की अजनबी जो लोग हैं, अब देखो गरीब वंचित तबके के जो लोग हैं भाई, जैसे आज को सुविधा संपन्न है तो अब उसके लिए गरीब तो अजनबी हुआ, परंतु जो मेरे पास है वो मैं अपना त्याग कर करके उसको दे रहा हूँ कि हाँ भाई रख, और उनके साथ हिस्सेदारी बना रहा हूँ, ये समानता के लिए। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्यागी को वीरता से जोड़ते हैं। इसलिए हम जो आत्मत्यागी होता है, जो मतलब खुद त्याग करने वाला होता है, उसको क्या है, वीरता से जोड़ते हैं कि साहब ये क्या है, वीर है। जैसे कि कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण बड़ा दानवीर था, क्या लिखा गया, दानवीर है। दान करने वाला भी क्या होता है, वीर होता है, ठीक है। इन मानवीय दुर्लभताओं और सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाई की जरूरत न रहे। तो इन मानवीय जो दुर्बलता है मतलब जो दुर्बल है, कमजोर है, और सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। देखो असाधारण मतलब कुछ हटकर करके कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जो आत्मत्यागी है हम उसको वीरता के साथ जोड़ते हैं, मतलब बहादुरी के साथ हम उसको जोड़ने का काम करते हैं कि जो त्यागी होगा वो क्या होगा, बहादुर होगा, वो वीर होगा। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बनने रहने की उम्मीद बनती है। उनसे अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। अब अज्ञानता का जो आवरण वाली स्थिति है उसमें विशेषता यह है कि जब अज्ञान होगा ना व्यक्ति, जब उसको कुछ भी नहीं पता, तो वो हमेशा विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद में बनता है कि मैं ना विवेकशील बनूंगा, मैं सोच समझ करके काम करूंगा, ठीक है। और उनसे ये सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है कि भाई वो अपने हित में जो अच्छा हो उसको चुनने की उम्मीद करेगा। और अपने हित में क्या अच्छा, जब उसको कुछ पता ही नहीं तो ये सोचेगा सबके साथ अच्छा हो तो उसमें मैं भी आ जाऊंगा। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि जब वे अज्ञानता के आवरण में रहकर चुनते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति से ही सोचना उनके लिए हितकर होगा। पर देखिए जब वो अज्ञानता के आवरण में रहेंगे तो वो कैसे सोचेंगे, अपने आप को सबसे बुरी स्थिति में रख करके सोचेंगे, और सबसे बुरी स्थिति में रख करके सोचेंगे तभी वो कहेंगे कि हाँ सबके साथ अच्छा होना चाहिए, सबके साथ। ये देखिए हमारा सिद्धांत है बेटा, ये मानवीय जीवन है। अगर हम अच्छी स्थिति में हैं तो हम चाहते हैं कि मैं ही अच्छा रहूं, परंतु जब हम लगता है कि हम बेकार स्थिति में हैं तो हम फिर सोचते हैं कि नहीं यार सबके साथ ही अच्छा होना चाहिए, जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, इवन मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम कभी बार किसी की बातें बना ले, वो तो ऐसा है, वो तो ये है, वो तो ये है, वो तो ऐसा है। पर आप सोचो कि अगर वही घटना आपके साथ घट रही हो तो फिर, अब इसीलिए मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, आपने मेरे बहुत से लेक्चर्स में सुना होगा बच्चों कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी बात पे जोर देता हूं, आप कोई भी काम करो मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर विनम्र व्यक्ति बनो, एक ऐसे व्यक्ति जिसके मन में सभी के प्रति सम्मान हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव वाली नीति ना हो,
किसी विशेष जाति में, विशेष धर्म में, विशेष वर्ग में, विशेष लिंग में, विशेष आर्थिक स्थितियों में और विशेष स्थान में जन्म लेना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। और सोचो कि अगर आप उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हो और अगर आप उसके साथ जगह होते हो और आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता हो तो आपको कैसा महसूस होता, ठीक है ना। तो हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, विनम्र वाला जो व्यवहार है वो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा हो। और सबके साथ अच्छा जो सोचता है वो व्यक्ति कब सोचता है, जब वो खुद को बुरी स्थिति में महसूस करता है। खुद को, आप कभी भी किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो इसलिए सोचो कि अगर मैं इसकी जगह होता और मुझे 2 दिन 3 दिन तक खाना नहीं मिलता तो क्या मुझ पे बीतती, बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं इसको खाना देकर करके आता हूं। मदद करिए, उसकी सहायता उसकी करिए। अज्ञानता का कल्पित आवरण ओढ़ना उचित कानून और नीतियों की प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। तो देखिए, अज्ञानता का ये जो आवरण आपने ओढ़ा है ये उचित कानून और नीतियों की प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। मतलब यहां से ही फिर क्या है, कानून और नीतियों की प्रणाली बनना शुरू होती है कि पहला कदम है कि अब कानून बनेंगे, नीतियां बनेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अब हमने सब अज्ञान है, हम सब बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा है, जीरो हमारे दिमाग में, कोई ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। जब हम सब एक साथ सोच रहे हैं कि हम सब सोच रहे हैं मैं बहुत भयंकर गरीब हूं, मैंने 7 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया है, मेरे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, बहुत भयंकर वाली हमारी स्थिति हो रही है, बहुत बुरी स्थिति हो रही है। ये देखो देखो मेरे सामने ही मेरे साथी परिवार के लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये देखो अगर मेरे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं फिर हम अचानक हमारी आंख खुलेगी और हम कहेंगे नहीं नहीं होगा, सबके साथ अच्छा होना प्रभु, ऐसा कभी किसी के साथ मत होना। तो हमने अज्ञानता के आवरण में ये चीज सोची कि बहुत बुरा हो रहा है। जब बुरा हो रहा है तब हमने सोचा कि कानून होना चाहिए जो कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। तो ये अज्ञानता का जो आवरण है ना, उसी से कानून और नीतियों तक पहुंचने की पहली शुरुआत है। इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर चीजों को देखेंगे, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के लिए लाभप्रद हो। देखो, अब विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर में सोचेंगे, परंतु वो ये भी देखेंगे कि जो भी नीतियां बनाई जाए वो समग्र समाज के लिए लाभप्रद हो। तो किसी एक वर्ग के लिए लाभप्रद ना हो, वो सभी पूरे समाज के लिए, सबके लिए फायदेमंद हो, ऐसी नीतियां बननी चाहिए। दोनों चीजों को साथ साथ चलना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे। इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर वे सबसे बुरी स्थिति में जीने वालों के बीच पैदा हो तब भी उनकी रक्षा कर सके। देखिए, दोनों चीजें साथ साथ चलती है। दोनों चीजें साथ साथ चलने का मतलब क्या है कि एक तो अज्ञानता वाला जो बात है वो, और एक जो कानून नीति हो सबके लिए लाभप्रद हो। क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता कि हम कौन सी स्थिति में जी रहे हैं। अज्ञानता वाली स्थिति में तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी स्थिति बुरी है, और हमारी स्थिति बुरी है तब हम ये चाहते हैं कि नहीं हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और जब दूसरे पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि सबके लिए लाभप्रद होना चाहिए, किसी विशेष के लिए लाभप्रद ना हो, तब हम ये सोच सकते नहीं यार, अगर हम अच्छी कंडीशन में फिर हमें मदद नहीं मिले तो गलत बात है। तो यह दोनों चीजें साथ साथ चलती है, क्योंकि हम लोगों को ये बात नहीं बताना कि हमारी कौन सी जगह होगी और कौन सी जगह होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बुरी स्थिति में भी अगर हमें जीवन जीना पड़े तो वहां पर भी हमारी क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। लेकिन उचित तो यही होगा कि वे ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वालों को कमजोर न बना दे, क्योंकि ये संभावना भी हो सकती है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हो। देखो, पर हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि कोशिश करनी चाहिए जो भी नीतियां चुनी गई है वो बेहतर स्थिति में। देखो, जो वंचित है उनको अच्छी स्थिति में लाना ये तो दायित्व बनता ही बनता है, परंतु कोई भी ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए जो बेहतर स्थिति में है वो खराब स्थिति में आ जाए। इसलिए यह सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को फायदा होना चाहिए, किसी एक खास हिस्से का नहीं। यहां निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है, न कि परोपकार या उदारता का। देखो, यहां पे सभी के हित में होगा कि निर्धारित जो नियम और नीतियां वो संपूर्ण समाज को फायदा होना चाहिए, किसी एक वर्ग किसी विशेष को नहीं होना चाहिए, संपूर्ण समाज पूरी सोसाइटी को उसका फायदा होना चाहिए। यहां निष्पक्षता मतलब सब बराबर हो, विवेक सम्मत सोचा समझा जो कार्रवाई है का परिणाम है। ये जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्षता और विवेक सम्मत मतलब सबको एक पक्ष में एक साथ रखना और सोच समझ करके करा हुआ फैसला है, न कि परोपकार या उदारता का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं दया भाव में कराया, अरे अरे यार गरीब है ये लो ये। हम विवेकशील होकर करके ये काम कर रहे हैं कि नहीं देखो यार गरीब है तो इसको तो ये मदद मिलनी ही चाहिए, दया भाव में नहीं, विवेकशील वाला फैसला है।
इसलिए रोल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। इसलिए रोल्स कहते हैं कि नैतिकता पर मत जाइए, मोरल वैल्यूज पर मत जाइए कि नहीं गरीब है दया कर दी ये कर दिया, ऐसा नहीं। विवेकशील होकर के आप चिंतन करिए, सोच समझ करके चिंतन करिए और खुद को उसकी स्थिति पर रख करके देखिए और फिर आप सोचिए इस प्रकार से। यही निष्पक्ष होने का सही तरीका है। इस उदाहरण में हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है ये निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यहाँ लक्ष्य बेटा फॉन्ट थोड़ा सा गलत हो जाता है कभी कभार और लक्ष्य लिखा यूं ही जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई सोचा समझा सब कुछ है नहीं, इसलिए हम खुद स्वतंत्र है कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा। यही विश्वास रोल्स के सिद्धांत को हल करने का महत्वपूर्ण और सरल रास्ता बनाता है। तो यही रोल्स का सिद्धांत है, रोल्स का न्याय का सिद्धांत था जो आज हम लोगों ने कवर कर लिया। और सीधा सा रोल्स का सिद्धांत यही कहता है कि भैया हम उस स्थिति में खुद होकर के सोच करके देखें और फिर न्याय करने की बात करें। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को भी बढ़ाते रहिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।